पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते? क्या स्कूल हमें असल जिंदगी में जीने और फाइनेंशियल नॉलेज के लिए तैयार करता है? क्या पढ़ लिख कर नौकरी करना ही सब कुछ है? पैसा किस तरह से कमाया जाए और किस तरह से खर्च किया जाए, ये हमें किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। रिच डैड पुअर डैड किताब आज तक की फाइनेंशियल फ्रीडम और वित्तीय समझ के विषय पर लिखी गई दुनिया की टॉप 10 किताबों में से एक है, जिसके लिए हर किसी को अफसोस होता है कि काश यह बुक मुझे 20 की उम्र में पढ़ने के लिए मिल जाती। फ्रेंड्स, यदि आपने भी अभी तक यह किताब नहीं पढ़ी है तो आज ही पढ़ें, क्योंकि पहली बार आपको बहुत सी नई जानकारियाँ रोचक व सरल भाषा में मिलेंगी, जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। क्योंकि मामला पैसों की समझ का है, इसलिए मुझे लगता है कि दुनिया के हर इंसान को, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में क्यों न हो, जिंदगी में एक बार इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये किताब और भी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि हमें स्कूल या कॉलेज के दिनों में केवल कोर्स के बारे में ही पढ़ाया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ये किताब पैसों को लेकर आपका नज़रिया बदल देगी। फ्रेंड्स, रिच डैड पुअर डैड अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती, बल्कि यह सिखाती है कि आप कैसे पैसे की समझ को विकसित करें और किस तरह अमीर बने। रियल एस्टेट और मनी इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट से जुड़े रॉबर्ट लोगों को धन दौलत के बारे में सिखाकर बहुत आनंद महसूस करते हैं। उन्होंने यह किताब 25 साल पहले लिखी थी, लेकिन इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी यह न सिर्फ बेस्ट सेलर का दर्जा बरकरार रखे हुए है, बल्कि आज पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक जान पड़ती है। 100 से अधिक देशों में 50 से अधिक भाषाओं में छप चुकी रिच डैड पुअर डैड की 4 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। अगर इन आंकड़ों पर यकीन करें तो निष्कर्ष निकलता है कि दुनिया के हर 200 में से एक आदमी ने यह किताब खरीदी है। यह ऐसी किताब है जिस पर करीब 1 दर्जन किताबें दूसरे लेखक लिख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आइए चलिए अब रिच डैड पुअर डैड समरी इन हिंदी के मुख्य भाग की शुरुआत करते हैं। इस बुक के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड और पुअर डैड के बारे में बताते हैं। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि एक ही आदमी के 2 पिता कैसे हो सकते हैं। दरअसल रॉबर्ट अपने खुद के पिता को पुअर डैड कहते थे और अपने मित्र माइक के पिता को रिच डैड कहते थे। रॉबर्ट के हमारी ही तरह एक ही पिता थे और वह थे उनके पुअर डैड, लेकिन उनके रिच डैड ने उन्हें जिंदगी के सही मायने सिखाए और सही रास्ता दिखाया, इसलिए रॉबर्ट उन्हें भी अपने पिता की तरह ही मानते थे। मित्रों, हम में से ज़्यादातर लोग पैसों के बारे में उन लोगों से सीखते हैं जो खुद जिंदगी भर पैसों की कमी के कारण जूझते रहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग दूसरों को फाइनेंशियल एडवाइस ऐसे देते हैं जैसे सारी दुनिया का ज्ञान उन्हीं के पास है। आप जरा सोचकर देखिए, अगर आप 2 लोगों से सलाह मांगते हैं जिनमें पहला 1 लाख रुपये प्रति महीना और दूसरा 10 लाख रुपये प्रति महीना कमाता है, तो इनमें से किसकी सलाह आपके लिए ज़्यादा कारगर साबित होगी? मेरे हिसाब से 10 लाख प्रति महीना कमाने वाले व्यक्ति की सलाह आपके लिए ज़्यादा कारगर साबित होगी। रॉबर्ट कहते हैं कि मैं खुश नसीब था कि मेरे 2 डैडी, एक गरीब और अमीर थे, इसलिए मेरे पास 2 विरोधी दृष्टिकोणों का विकल्प था, एक गरीब आदमी का और दूसरा अमीर आदमी का। पुअर डैड रॉबर्ट को सिखाते हैं कि जीवन चलाने के लिए पैसा जरूरी है और पैसा कमाने के लिए हमें काम करना होता है, जबकि रॉबर्ट के दूसरे डैड यानी रिच डैड का मानना है कि वह पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। उनके विचारों से प्रभावित होकर रॉबर्ट उन्हें अपना डैड मानने लगते हैं और बचपन से उनसे अमीर बनने के सूत्र जानने की कोशिश करते रहते हैं। 9 साल की उम्र से शुरू हुआ यह प्रशिक्षण 30 सालों तक चलता है। रॉबर्ट को 6 बेहद अहम सबक हासिल होते हैं, जिन्हें वह बहुत ही प्रभावी ढंग से इस किताब के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। लेखक के एक पिता बहुत ही पढ़े लिखे थे, जिन्होंने PhD भी कर रखी थी, और दूसरे पिता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। दोनों ही अपने अपने करियर में सफल थे। एक ने मरने के बाद अपने परिवार के लिए कर्ज छोड़ा, वहीं दूसरे ने लाखों करोड़ों की संपत्ति। दोनों डैडियों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर था। जैसे एक डैडी कहते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी मिल सके, वहीं दूसरे कहते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम एक दिन अच्छी सी कंपनी खरीद सको। एक कहते कि मैं इसलिए अमीर नहीं बन पाया कि मुझे बाल बच्चे पालने थे, वहीं दूसरे कहते कि मुझे इसलिए अमीर बनना है ताकि मैं मेरे बाल बच्चे अच्छे से पाल सकूं। अमीर डैडी कहते कि आज की सबसे खतरनाक सलाह होगी स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक अच्छी सी नौकरी कर लो। एक का मानना था कि पैसों के प्रति प्यार ही सभी प्रकार की समस्याओं की जड़ है और दूसरे का मानना था
कि पैसों की कमी ही सभी समस्याओं की जड़ है। फ्रेंड्स, उनके पुअर डैड को हमेशा यह कहने की आदत थी कि हम यह नहीं ले सकते, हम वो नहीं ले सकते। वहीं उनके रिच डैड इस शब्द का कभी उपयोग नहीं करते थे। उन्हें इस वाक्य से सख्त नफरत थी, यहाँ तक कि उन्होंने लेखक को भी इसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। लेखक के रिच डैड कहते थे कि तुम अपने आप से पूछो कि तुम कैसे उस चीज को ले सकते हो। उनका मानना था कि जब तुम कहते हो कि तुम उस चीज को कैसे ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप काम पर लग जाता है। उनका यह कहना बिल्कुल नहीं था कि आप सब कुछ खरीदते चलो। उनका यह कहना था कि अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखो, उसे काम पर लगाओ, जिससे तुम्हारे ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और वह दिन ब दिन मजबूत बनता चला जाएगा। कियोसाकी की जो पहली सीख है वो ये है कि चुनौतियों से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उन्हें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में बदल देना चाहिए। अब ऑथर समझाते हैं कि जब आप किसी चीज को लेकर शुरुआत में ही इनकार कर देंगे तो आपको उसे हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और बात वहीं पर रुक जाती है। लेकिन जब आप किसी काम के बारे में यह सोचते हैं कि मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, या किसी चीज के बारे में सोचते हैं कि मैं इसे कैसे हासिल कर सकता हूँ, तो अंजाम तक पहुँचने के लिए नए रास्ते तलाश करते हैं। यानी अमीरी और गरीबी इंसानी सोच पर निर्भर करती है। एक मिडिल क्लास फैमिली शुरू से ही अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ये चीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो चीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लिहाजा बच्चों को बचपन से ही लगता है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उनकी पहुंच से दूर है। वहीं रिच फैमिली में बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर उनको महंगी चीज चाहिए तो वो उसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप खुद ही किसी चीज को बोलते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उसकी संभावना खत्म कर देते हैं और उसके बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं। वहीं जब आप सोचते हैं कि मैं इसे कैसे अफोर्ड करूं, तो आपका दिमाग भी खुद को फोर्स करने लगता है, नए नए रास्ते खोजने लगता है। लिहाजा आप खुद के लिए वेल्थ भी क्रिएट कर पाते हैं। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आपका दिमाग सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि इसे कैसे खरीदा जा सकता है। अमीर डैडी कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, यह कहना मानसिक आलस्य की निशानी है। फ्रेंड्स, रॉबर्ट बताते हैं कि उनके पढ़े लिखे डैडी चाहते थे कि मैं मेहनत से पढूं, अच्छे नंबर लाऊं और एक सुरक्षित नौकरी प्राप्त करूं, जबकि अमीर डैडी चाहते थे कि मैं यह सीखूं पैसा कैसे काम करता है ताकि मैं इससे अपने लिए काम करवा सकूं। रॉबर्ट ने अपनी पढ़ाई शुरू की और इसी पढ़ाई के दौरान उन्होंने अमीर डैडी से कुछ सबक सीखे, जिनकी बदौलत वो आगे चलकर अमीर बन गए। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इस छोटी सी कहानी को समझ लीजिए। एक व्यक्ति जिसके पास एक गधा होता है, जब उस व्यक्ति को अपने गधे से मेहनत करानी होती थी तो वह एक गाजर उस गधे के आगे लटका देता है। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में मेहनत करने लगता है। उस गधे को उम्मीद होती है कि एक ना एक दिन वो उस गाजर तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन बेचारा गधा उस गाजर तक कभी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि यह गाजर तो सिर्फ एक छलावा है। लेकिन उस व्यक्ति के लिए यह गाजर गधे से मेहनत कराने की एक अच्छी तरकीब बन गई थी। यह हाल कंपनी में नौकरी करने वाले एम्प्लॉय और कंपनी के मालिक का होता है। कंपनी का मालिक अपने एम्प्लॉयज को बोनस और इंक्रीमेंट का लालच देकर उनसे ज़्यादा काम करवाता चला जाता है और खुद अमीर बनता चला जाता है, जबकि बोनस और इंक्रीमेंट पाने के बावजूद एम्प्लॉय हमेशा गरीब ही रहता है, क्योंकि उसके द्वारा की गई मेहनत और लगन से कंपनी का मालिक और अमीर होता चला जाता है। इस गधे की तरह हम भी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। इस लालच में हम काम करते हैं कि एक दिन हम अमीर बन जाएंगे। इस तरह से काम करने की वजह से हम तो कभी अमीर नहीं बनते, लेकिन वह इंसान जरूर अमीर बन जाता है जिसके लिए हम काम करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप पैसे के लिए नहीं, बल्कि आप पैसे से काम करवाएं। ऑथर ने एक्सप्लेन किया है कि अपनी जिंदगी को सिर्फ नौकरी करते हुए गुजारना एक चूहा दौड़ की तरह है। इस दौड़ में रहकर आप अमीर नहीं बन सकते, तो आप सोचें कि इस चूहा दौड़ से कैसे बाहर निकल सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग उसी गधे की तरह होते हैं जो इस उम्मीद में मेहनत पर मेहनत किए जाते हैं कि एक दिन वो अमीर बन जाएंगे, लेकिन पैसा उनके लिए एक सपना ही बनकर रह जाता है। अगर किसी गरीब या मध्यम वर्गीय व्यक्ति को अपने वेतन से कुछ अधिक पैसे मिलते हैं तो वह जल्दी ही उनसे कुछ न कुछ खरीद लेता है। ज़्यादातर वह अपने घर का सामान खरीद लेता है, और अगर कहीं से बड़ी रकम मिल जाए तो गाड़ी या नया घर खरीद लेते हैं। ऐसा करने से उनका लिविंग स्टैंडर्ड तो बढ़ जाता है, लेकिन साथ ही साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। खर्चे बढ़ने से उनके पास निवेश करने के लिए पैसे नहीं बचते। और राइटर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि बिना निवेश किए हुए कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता। फ्रेंड्स, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम न करें,
बल्कि पैसों को अपने लिए काम करने दें, क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की राह में अपना पहला कदम बढ़ाते हैं तो हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है, कहीं हम गरीब के गरीब ही न रह जाएं। इस बुक में रॉबर्ट ने बताया है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करता है। वहीं दूसरी ओर गरीब लोग पैसों को निवेश नहीं करते, जिसके कारण उन्हें पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत से पैसों के लिए काम करना होता है। राइटर ने उन लोगों की बात की है कि जो खेल को सुरक्षित खेलना चाहते हैं, यानी जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि उनको रिस्क लेना तो कभी सिखाया ही नहीं गया। दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। अमीर बनने के लिए व्यक्ति को बहुत कुछ सीखना पड़ता है, खास तौर पर बिजनेस और धन के बारे में। अमीर लोग हमेशा सक्रिय होकर काम करते हैं और बिजनेस में जोखिम उठाने से नहीं डरते। वह अपने पैसों को ऐसे ही बिजनेस में निवेश करते हैं जिसमें उन्हें आने वाले समय में अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद हो। बिजनेस में पैसों को निवेश करने के बाद वह उसी बिजनेस से पैसा कमाते हैं। कुछ लोग कई तरह की निवेश योजनाओं में निवेश करते हैं और इस तरह से उनका पैसा उनके लिए काम करता है। अमीर लोग पैसे से पैसा कमाना जानते हैं, इसलिए उनका धन ही उनके लिए काम करता है। रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई इस किताब में पैसों का मैनेजमेंट करना बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया गया है। आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ पाएंगी कि पैसे को कैसे कमाया जाए और पैसे को कहाँ और कैसे खर्च किया जाए। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप इस पर काबू पा सकते हैं और दौलत बनाना शुरू कर सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग पैसों के बारे में अपने माता पिता से ही सीखते हैं, लेकिन एक गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसों के बारे में क्या सिखा सकते हैं? वो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो और एक अच्छी नौकरी करो। हो सकता है वो बच्चा अच्छे अंकों से अपनी पढ़ाई पूरी कर भी ले, लेकिन पैसों के बारे में उसकी समझ और मानसिकता एक गरीब व्यक्ति जैसी रहेगी। हमारी आज की शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कमी ये है कि हमें पैसे के विषय के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो गरीब और अमीर इंसान के बीच अंतर पैदा करती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रॉबर्ट आगे कहते हैं कि एक औसत शिक्षित कड़ी मेहनत आदमी की जिंदगी देखिए। हम उसमें एक सफ़र देखते हैं। बच्चा पैदा होता है, माता पिता खुश होते हैं, बच्चा स्कूल जाता है, अच्छे नंबर लाता है, उसका दाखिला कॉलेज में करवा दिया जाता है, कॉलेज भी अच्छे नंबरों से कर लेता है, उसकी एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी लग जाती है, उसके पास क्रेडिट कार्ड के बहुत से ऑफर आते हैं, उनमें से वो कुछ ले भी लेता है और जमकर शॉपिंग करता है, और वहीं एक अच्छी सी नौकरी कर रही एक अच्छी सी लड़की से शादी कर लेता है। जिंदगी कितनी हसीन है ना। वो बहुत सी छुट्टियां मनाते हैं, जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है। थोड़े दिनों में ही उनका एक बच्चा हो जाता है। बच्चे के होने से उनका खर्च बढ़ जाता है। अब वो सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए उन्हें अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए, उनकी तनख्वाह बढ़ जाए। बच्चा अभी बड़ा हो रहा था, एक और बच्चा आ जाता है। अब उन्हें एक बड़े दूसरे घर की जरूरत होती है। वो और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं ताकि ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो सके। वो कोई दूसरा काम भी देखते हैं जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके। वो लोन पर घर ले लेते हैं, साथ ही बहुत सारा टैक्स भी चुकाना पड़ता है। देखते देखते दोनों बच्चे तो साथ ही बड़े हो जाते हैं और उनको स्कूल में भेजना है। अब उन्हें स्कूल की चिंता सताने लग जाती है। लगभग 35 साल के ये दंपति जो बच्चों को स्कूल के साथ साथ घर का लोन, क्रेडिट कार्ड का भुगतान, बच्चों की फीस, साथ ही उन्हें अब रिटायरमेंट की चिंता भी सताने लगती है, क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं बचाया। लेकिन ताज्जुब की बात तो देखो, फिर भी वो दंपति अपने बच्चों से कहते हैं, बच्चों अच्छे से पढ़ना ताकि तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी मिल सके। वो पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सिखाते हैं और पूरी जिंदगी इसी चूहा दौड़ में निकल जाती है। यही प्रोसेस पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। हम कभी नहीं सीखते आखिर ये हो क्या रहा है, हम क्यों नहीं इससे निकल पा रहे हैं, क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं जाता कि पैसा कैसे काम करता है या नौकरी के अलावा क्या जिंदगी है। अब हम जानेंगे कि अमीर लोग पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मेहनत की कमाई के लिए पहले स्कूल जाना पड़ता है, फिर कॉलेज और फिर किसी बड़ी कंपनी में काम करना होता है। मगर सबसे बड़ी समस्या है कि जिस स्कूल और कॉलेज में लोग अपना वक्त देते हैं, वह उन्हें नौकरी के लिए तैयार करता है। यानी उन्हें पैसा कैसे कमाना है यह तो पता हो जाता है, लेकिन इन पैसों को कैसे इन्वेस्ट करना है या सेव करना है
इनके क्या तरीके हैं, इन पैसों की मदद से हम और आप अमीर कैसे बन सकते हैं, यह बात हमें स्कूल या कॉलेज वाले नहीं सिखाते। आजकल लोग शायद पैसे कमाने के लिए एक छोटी सी रकम देकर स्किल सीख जाते हैं और पैसा भी कमाने लगते हैं, मगर अफसोस उनको इस बात का ख्याल नहीं होता कि कमाए हुए पैसे को मैनेज कैसे करें और फिर इन्हीं पैसों की मदद से पैसा कैसे बनाएं। जबकि अमीर लोगों को उनके घर वाले फाइनेंशियली एजुकेट करते हैं और अपने करियर के शुरुआती कुछ सालों में ही वे फाइनेंशियल फ्रीडम पा जाते हैं और फिर वे पैसे के लिए नहीं काम करते, वह अपने पैसों को इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं कि उनका पैसा उनके लिए और पैसा कमा कर लाता है। लेकिन सवाल यह है कि हमें यह सब सीखने को कहाँ मिलेगा। रॉबर्ट कहते हैं कि इसीलिए तो रिच डैड पुअर डैड बुक लिखी गई है, बस सीखने की आदत बना लीजिए। रॉबर्ट लिखते हैं, हर शख्स मेहनत से पढ़ाई करता है, अच्छे मार्क्स लाता है ताकि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन सवाल उठता है कि लोग यह रास्ते पर चलना क्यों पसंद करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि ऐसे लोग पैसे के बिना जीने से डरते हैं। हालांकि अगर वे सही कदम उठाएं तो यह वक्त कुछ ही दिनों के लिए होता है और बाद में पैसा ही पैसा मिलता है। लेकिन इंसानों को बोनस, रिवार्ड्स और प्रमोशन बहुत पसंद आते हैं। वैसे होना भी चाहिए, लेकिन जब वह लोग इन चीज़ों को कम समय में पाना चाहते हैं तो ऐसे लोग 9 to 5 की रैट रेस में फंस जाते हैं, क्योंकि वह अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए ही काम करते हैं और बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर बैठते हैं। रॉबर्ट लिखते हैं कि पे चेक्स को भूल जाओ और कुछ इनोवेटिव सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि गरीब लोग पैसे के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन अमीर लोगों का पैसा उनके लिए काम करता है। इस रैट रेस से बाहर निकलकर एसेट बनाने का प्लान बनाइए, क्योंकि एसेट आपको अमीर बनाने में तेजी के साथ मदद करेगी। अगर आप एसेट और लाइबिलिटीज में फ़र्क समझ गए तो एक कॉलेज पास आउट होने वाले MBA से आगे निकल जाएंगे। क्योंकि आपको इस बात की समझ नहीं होती है, तभी आपकी ज़िंदगी 9 to 5 वाली नौकरी में गुजर जाती है। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि एसेट और लाइबिलिटीज़ में क्या अंतर होता है। एसेट कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी जेब में पैसे डालती है और कोई ऐसी चीज़ जो आपके पैसे खर्च करवाती है उन्हें लाइबिलिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने अपनी जेब से 1.5 लाख रुपए का iPhone 14 Pro Max खरीद लिया, तो क्या 5 साल बाद आप उसे सेम प्राइस पर सेल कर सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि वक्त के साथ iPhone 14 Pro Max की वैल्यू घट जाएगी। इस काम से आपके डिज़ायर पूरे हुए होंगे, लेकिन इसने आपकी जेब से पैसे निकाले और फिर उसकी वैल्यू कम करवा दी है। लेकिन अगर आप इसी 1.5 लाख रुपए की मदद से एप्पल कंपनी का शेयर खरीद लेते तो 5 साल बाद शायद उसके स्टॉक की कीमत दुगनी हो जाती और आपकी जेब में पैसे आ जाते। इसी को लायबिलिटी बोला जाता है। तो मित्रों, लेखक यहाँ पर यह समझाना चाहते हैं कि सबसे पहले जब आप कोई नौकरी करते हैं या फिर छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें से बचे हुए पैसों से अपने डिजायर को कम करके सबसे पहले अधिक से अधिक एसेट जमा करनी चाहिए, ताकि आपको आपका पैसा काम करके पैसा ला कर दे सके। ऑथर ने इस बुक में 6 तरह के एसेट्स का जिक्र किया है। वह कहते हैं कि पहला है बिजनेस। बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो एक वक्त के बाद आपके बिना रहते भी चल सके, जैसे यूट्यूब चैनल्स, ब्लॉगिंग, ई-कॉमर्स, एजेंसी एक्सेट्रा। सरकार की तरफ से मिलने वाली योजनाएं जैसे डाकघर, ओल्ड पेंशन एक्सेट्रा। स्टॉक्स, इसमें ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स और म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड आदि। रियल एस्टेट, इसमें आप जमीन को सस्ते दाम में खरीदते हैं और कीमत बढ़ने के बाद बेच देते हैं। घर लिया, उसे किराए पर लगा दिया, रोड किनारे मार्केट बनाए और अपनी जमीन को पेट्रोल पंप को लीज पर दे दिया। रॉयल्टी फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नॉवेल्स, बुक्स, ई बुक, इंस्टाग्राम पेज, म्यूजिक, टेम्पलेट, डिज़ाइन, आर्ट, पेंटिंग को अगर आप किसी को देते हैं तो उसकी कमाई का कुछ हिस्सा आपको मिलता है। कुछ बॉन्ड्स खरीद लीजिए। यह ऑप्शन बैंक और पेमेंट एप्लीकेशन से भी मिल जाती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। इनको आप डिजिटली भी खरीद सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार जो चीज़ अमीरों को गरीबों और मध्यम वर्ग से अलग करती है वह इतनी सरल है। अमीर एसेट्स में निवेश करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग लायबिलिटी में निवेश करते हैं। स्टॉक या रियल एस्टेट जैसी संपत्तियों में निवेश करने के बजाय हम अपनी मेहनत की कमाई को नवीनतम आईफोन या अन्य देनदारियों में निवेश करते हैं। इस बुक में बताया गया है कि जो इंसान पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता और हमेशा लायबिलिटी को बढ़ाता है, उसे हमेशा पैसे के लिए काम करना पड़ता है
और जो मनुष्य अपने पैसे का सही इस्तेमाल करता है, उसे संपत्तियां खरीदने में निवेश करता है। ऐसा करके वह अपने पैसे को काम पर लगाता है और वह निवेश किए गए पैसे उनके लिए जिंदगी भर काम करते हैं। इसलिए कभी पैसे के लिए काम न करें, बल्कि पैसों को अपने लिए काम पर लगवाएं। चूहा दौड़ से बचने के लिए अपने खर्च करने की आदतों को बदलना होगा। आपको अपने खर्च पर नजर रखनी होगी और जहां तक संभव हो उसमें कटौती करनी होगी। हमें नवीनतम गैजेट्स या कारों के लिए कभी न खत्म होने वाली दौड़ में नहीं दौड़ना चाहिए। आपको अनावश्यक रूप से पैसा खर्च करना बंद करना होगा। हमेशा अपने आप से पूछिए, क्या इसे कहीं और इन्वेस्ट करना बेहतर होगा? अधिक सामान खरीदने से आपकी सैलरी के ऊपर जीने की संभावना बढ़ जाती है और इससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उच्च वेतन वाली नौकरी वाले लोग भी कर्ज में डूबे हुए हैं और नगद पैसे की कमी महसूस कर रहे हैं। ये सभी चीजें आपको चूहे की दौड़ से मुक्त होने के करीब नहीं ले जाएंगी। बचने के लिए आपको एसेट्स में निवेश करने की जरूरत है, लायबिलिटी में नहीं। फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको अमीर बनने की एक योजना के बारे में बताती हूँ। अपने जीवन के शुरुआती दौर में, यानी जब आप धन कमाना शुरू करते हैं, अपना धन और समय एसेट्स खरीदने में निवेश करें। अपने डिजायर्स को कुछ समय के लिए रोक कर रखिए। अपना समय और धन देनदारियों में निवेश न करें। अपना समय और पैसा ज़्यादा सामान खरीदने में निवेश न करें। उसके बाद जो एसेट्स आपने खरीदे हैं उनसे धन कमाना शुरू कीजिए। उससे मिलने वाले मुनाफे को और एसेट्स खरीदने के लिए निवेश करें। जब आप बहुत सारे एसेट खरीदें जो आपको अच्छा मुनाफा कमा कर दें, तब आप उस मुनाफे से एक अच्छा जीवन जीने के लिए कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है तो उस मुनाफे को सोच समझकर हाई रिस्क वाले निवेश में लगाएं। हाई रिस्क वाले निवेश में जोखिम तो अधिक होता है, लेकिन मुनाफा भी बहुत बड़ा होता है। अमीर लोग महंगे बंगले, आभूषण, बड़ी गाड़ी आदि लग्जरी की चीजें आखिर में खरीदते हैं। सबसे पहले वो एसेट्स खरीदते हैं जहां से उन्हें कमाई होती है, और इसी जगह पर गरीब और मध्यम वर्ग के लोग लग्जरी की चीजें पहले खरीदते हैं। अमीर लोग सबसे पहले अपना एसेट का कॉलम मजबूत करते हैं, फिर उस एसेट से मिलने वाली कमाई से वह अपने लिए लग्जरी का सामान खरीदते हैं। अगर उन्हें कोई महंगी चीज खरीदनी है तो वह पहले सोचते हैं कि किस तरह से अपने एसेट के कॉलम को मजबूत किया जा सकता है, जिससे एसेट से मिलने वाली कमाई बढ़ेगी और उस कमाई से वह उस महंगी चीज को खरीदेंगे। वह लगातार अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, उससे एक्सरसाइज करवाते हैं, जिससे उन्हें पैसे कमाने के नए नए विचार मिलते रहते हैं। इस तरह वह लग्जरी का सामान खरीदने से पहले वह अपनी कमाई तथा उसके स्रोत बढ़ाने के बारे में पहले सोचते हैं। वहीं अन्य लोगों का एक ही कमाई का स्रोत होता है, वह है नौकरी। जब वह कोई लग्जरी का सामान खरीदते हैं तो उनकी पूरी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। आपको कभी भी अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यदि आप नौकरी कर भी रहे हैं तो उसके साथ साथ अपने डिजायर्स को कम करके कुछ ऐसी संपत्तियां खरीदनी चाहिए जिनसे आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। आपको साइड बाय कोई छोटा सा बिजनेस करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने एसेट्स बढ़ाने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं उसके जीवन भर दूसरों के लिए काम करने का नतीजा है। इसलिए गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के पास जीवन के आखिरी दिनों में कुछ भी नहीं होता। गरीब लोगों के पास कोई संपत्ति नहीं होती, केवल देनदारियां होती हैं। मध्यम वर्गीय लोगों के पास थोड़ी सी संपत्तियां होती हैं और देनदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, जिन्हें वह संपत्ति समझते हैं, जैसे कि लोन पर खरीदा हुआ घर और घर का सामान। हमें अपने जीवन में जितनी हो सके उतने एसेट्स खरीदने चाहिए, जैसे कि प्रॉपर्टी और घर, जिसे हम धन कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। लेखक के रिच डैड ने उन्हें समझाया कि असली संपत्ति वही है जिससे आप पैसा कमा सकें, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, कॉपीराइट्स, बुक्स, म्यूजिक एक्सेट्रा। आप इनमें से कोई भी ऐसी संपत्ति खरीद सकते हैं जो आपको पसंद हो। जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी को रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी खरीदना पसंद था, इसलिए उन्होंने बहुत सी प्रॉपर्टीज खरीदी और उन्हें किराए पर देकर बहुत सारे पैसे कमाए। अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो भावनाओं में न बहकर सोच समझकर फैसला लेता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने दिल में किसी भी प्रॉपर्टी के लिए कोई भावनात्मक विचार नहीं रखे। वह हमेशा नई प्रॉपर्टीज को ढूंढते रहते थे और पुरानी प्रॉपर्टीज बेचकर नई खरीदते रहते थे, जिससे भी ज़्यादा पैसे कमा सके। किसी भी बिजनेस में कामयाब होने के लिए रिस्क उठाना पड़ता है और कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है।
ज्यादातर लोगों के बिजनेस पहले ही वर्ष में असफल हो जाते हैं क्योंकि बिजनेस की शुरुआत में ही वे कुछ गलतियां करते हैं और उनमें अपने बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के लिए दृढ़ता नहीं होती। हमें किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसे लंबे समय तक चलने वाली योजना बनानी चाहिए, जैसे कि लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रियल एस्टेट बिजनेस में किया। इसलिए हमें बिजनेस करते हुए रिस्क उठाने से नहीं डरना चाहिए और उसे सफल बनाने के लिए उसकी पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए और लंबे समय की योजना बनानी चाहिए। मित्रों, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आपको उसकी जानकारी नहीं है तो आपको उसकी जानकारी हासिल करने के लिए उन लोगों की मदद लेनी चाहिए जो लंबे समय से उस बिजनेस को सफलतापूर्वक कर रहे हैं। ऐसा करने से रिस्क कम हो जाता है और बिजनेस के सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अमीर आदमी के एसेट उनके लिए पैसा कमाते हैं। लेखक के गरीब पिता की लगभग सारी सैलरी उनके मासिक खर्चे में ही चली जाती थी और उनके अमीर पिता कई सालों से एसेट में पैसा लगा रहे थे, जिसके कारण उनका एसेट का कॉलम उनकी लायबिलिटीज से बहुत बड़ा हो चुका था। अब उनके एसेट उनके खर्चे से ज्यादा पैसे बना रहे थे। लेखक के अमीर पिता भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वह पूरी तरह से फाइनेंशियल लिटरेट थे और पैसा काम कैसे करता है उन्हें यह बहुत ही अच्छी तरह से पता था। चाहे आदमी गरीब हो या अमीर, उसे पैसे तो कमाना आता है, लेकिन उसे पैसे को मैनेज करना नहीं आता है। उन्हें बहुत हार्डवर्क करना तो आता है, लेकिन अपने पैसों से हार्डवर्क करवाना नहीं आता। वह बस खुद ही काम करते रहते हैं, अपने पैसों को काम पर नहीं लगाते। जैसे जैसे उनकी कमाई बढ़ती है, उसी अनुपात में उनके खर्चे भी बढ़ते रहते हैं और उन्हें लगता है कि ज़्यादा पैसे आने से उनकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए वो लगातार अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए मेहनत करते रहते हैं। चाहे उनका वेतन कितना भी बढ़ जाए, उनकी आर्थिक समस्या कभी खत्म नहीं होती है। वह यह कभी नहीं समझते हैं कि उनकी असली समस्या यह है कि उनके पास जो पैसा है उसे वह कैसे खर्च कर रहे हैं, उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। यह समस्या फाइनेंशियल इलिटरेसी की वजह से है। आपके पास हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्सेस होने चाहिए। अधिकतर लोगों का एक ही कमाई का माध्यम होता है, जो कि उनकी सैलरी है। वह कहते हैं वह बहुत सुरक्षित जीना चाहते हैं, इसलिए वह अपनी सैलरी पर ही निर्भर रहते हैं। वह यह नहीं समझ पाते कि एक ही कमाई के स्रोत पर निर्भर रहना कितना बड़ा रिस्क है। इनकम सोर्स 3 प्रकार का होता है। एक ऑर्डिनरी होता है, मतलब आपकी सैलरी। दूसरा इनकम सोर्स है पैसिव इनकम, मतलब रियल एस्टेट आदि से कमाया गया पैसा, यानी जहां से आपके न रहने और न ध्यान देने पर भी पैसा आता रहे। पोर्टफोलियो, मतलब शेयर बाजार और सरकारी बॉन्ड से कमाया गया पैसा। आज के समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमी अमेज़न के संस्थापक श्री जेफ बेजोस और दुनिया के सबसे महान निवेशक श्री वॉरेन बफे पोर्टफोलियो इनकम की वजह से अमीर बने हैं। वहीं अगर बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप और इस किताब के लेखक श्री रॉबर्ट की, तो वे पैसिव इनकम की वजह से अमीर बने हैं। लेखक के रिच डैड हमेशा कहते थे, तुम्हें अपने ऑर्डिनरी इनकम सोर्स को जल्द से जल्द पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम में बदल लेना चाहिए, यानी आपका पूरा ध्यान एसेट का कॉलम बढ़ाने पर देना चाहिए। अगर आपके पास अच्छे अवसर आ रहे हैं लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है, या अवसर आपके सामने है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है। दिमाग हमारा सबसे पावरफुल एसेट है। अगर हम उसे अच्छे से ट्रेन करते हैं तो आपको कई अच्छे अवसर ढूंढने में और अच्छे अवसर उत्पन्न करने में मदद मिलेगी, जिससे आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि फोकस ऑन लर्निंग नॉट अर्निंग। आपको लर्निंग पर फोकस करना होगा, अपने दिमाग को फाइनेंशियली ट्रेंड करना होगा। आपका दिमाग फाइनेंशियली ट्रेंड होगा तभी वह नए फाइनेंशियली अवसर को देख पाएगा। कोई भी चीज़ सीखते हुए आपको अपना माइंड खुला रखना चाहिए। आज के समय में बहुत सारे लोग जब उनके पास कोई नया विचार आता है तो उसे वे सही से सुनते ही नहीं हैं या अनसुना कर देते हैं। वहीं पर जो सही में बुद्धिमान होते हैं वह नए विचारों का खुले मन से स्वागत करते हैं और उसे तुरंत नोट कर लेते हैं। वह बोलने से ज़्यादा सुनने पर फोकस करते हैं। आज के समय में जो अलग अलग एसेट्स हैं, जैसे कि ज़मीन, शेयर बाजार, सरकारी बॉन्ड, नए बिजनेस आदि, आपको किसी में भी निवेश करने से पहले अपना दिमाग खुला रखकर उनका अध्ययन करना होगा। जो लोग लर्न की जगह अर्न पर फोकस करते हैं वह पैसा तो कमाते हैं लेकिन उसे अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। आगे चलकर किसी न किसी फाइनेंशियल समस्या में फंस जाते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज न होने की वजह से लोग अपने आसपास चल रही
जल्दी से अमीर बनने वाली किसी योजना में किसी के कहने पर पैसा लगा देते हैं, फिर उसके बाद वह कंपनी उनका पैसा लेकर भाग जाती है। इसलिए लेखक के रिच डैड ने उनसे कहा कि पहले लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए, बाद में अर्निंग पर। फाइनेंशियल लर्निंग आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जब भी तुमसे कोई गलती होगी, तुम उससे सीखो और अगले समय वह गलती न करो। गलतियों से बिल्कुल मत डरो। जब कोई जीतने के लिए खेलता है तो उससे गलतियां होती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि उस गलती से सीखकर आगे अच्छा करना। रिच डैड ने लेखक को रिस्क मैनेजमेंट सीखने को कहा। इस संदर्भ में मिस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। आप क्या कर रहे हैं, यदि आपको वह पता ही नहीं है तो आप जोखिम में हैं। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है, तो वह रिस्क है। इसको कम करने के लिए पहले आपको गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा। इसी तरह फाइनेंशियल रिस्क को भी फाइनेंशियल नॉलेज और स्किल डेवलप करके कम किया जा सकता है। इसलिए किसी भी एसेट में निवेश करने से पहले उसके बारे में सही से जानना और उसके बारे में स्किल होना बहुत ज़रूरी है। आइए आगे हम देखते हैं कि लेखक ने अपने फाइनेंशियल स्किल और नॉलेज का उपयोग करके कैसे पैसे बनाए। 1989 में रॉबर्ट अमेरिका में जा रहते थे। उसके पास में एक स्थान से गुजर रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ के अधिकतर घरों पर सेल के बोर्ड लगे हैं। उस समय अमेरिका में मंदी आ गई थी। शेयर बाजार टूट चुका था। वहाँ की रियल एस्टेट का बाजार भी बहुत ही खराब हालत में था। उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक घर की नोटिस बोर्ड पर बहुत दिनों से सेल का बोर्ड लगा हुआ था। तब वह उस घर के मालिक से मिले। उन्होंने उसके मालिक से पूछा कि यह घर कितने में बेच रहे हो। उसने कहा कि मैंने बहुत दिनों से इस घर को बेचने के लिए यह बोर्ड लगाया है, लेकिन कोई भी यह घर खरीदने के लिए और दाम पूछने के लिए नहीं आया। तो आप ही घर देख लीजिए और आप ही मुझे इसका दाम बताइए। रॉबर्ट को वह घर बहुत पसंद आया और उन्होंने वह घर $20,000 में खरीद लिया। फिर उसके बाद उन्होंने उस घर में किराएदार रखे। 1-2 साल बाद जब उस स्थान पर रियल एस्टेट का मार्केट बढ़ने लगा तो लोग उस स्थान पर घर खरीदने लगे। उस समय उन्होंने $20,000 में खरीदा गया वह घर $95,000 में बेच दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने सिर्फ उस घर के दाम में ही मुनाफा नहीं कमाया, बल्कि उसमें किराएदार रखकर भी उससे पैसा बनाया। उसके 1 महीने बाद उन्हें एक अच्छा फ्लैट मिला जिसका मालिक जर्मनी का था। उन्हें उस एरिया के रियल एस्टेट मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वह बस उस फ्लैट को जल्द से जल्द बेचकर जर्मनी जाना चाहते थे। अब लेखक ने उसके साथ मोलभाव करके वह फ्लैट भी खरीद लिया और 2 साल बाद लगभग 1.5 गुना दाम पर उसे बेच दिया। उन पैसों से फिर उन्होंने एक मंदी वाले एरिया में घर खरीदा और जब वह मंदी खत्म हुई तो उसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। इसकी मदद से लेखक बताते हैं कि कैसे कम पैसों को ज़्यादा पैसों में बदल सकते हैं। उसके लिए आपके पास उस एसेट से जुड़ा आर्थिक ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अच्छे अवसर ढूंढ पाएंगे। लेखक को रियल एस्टेट की ज़मीन, घर और छोटी कंपनी में निवेश करने में इंटरेस्ट है, इसलिए वह उसके बारे में ज्ञान इकट्ठा करते हैं और अच्छे अवसरों को तलाशते हैं। आपको जिस एसेट में इंटरेस्ट है उसका अच्छा ज्ञान लीजिए, फिर उसमें निवेश करने के बारे में सोचिए। फ्रेंड्स, अंत में लेखक ने पुनः एक बार याद दिलवाने की कोशिश की है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसों के लिए काम करते हैं, वहीं अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। अमीर लोग अपने एसेट कॉलम को बढ़ाने में लगे रहते हैं। उन्हें उससे जो मुनाफा होता है उसे वो वापस वहीं और पुनः निवेश कर देते हैं। इसी तरह उनका पैसा उनके लिए लगातार काम करता रहता है। किसी भी एसेट में पैसा लगाने से पहले उसमें जिन लोगों ने निवेश किया है उनसे मिले, जो लोग उसमें निवेश करके सफल हुए हैं। यदि उनसे मिलना संभव नहीं है तो उनके बारे में पढ़ें, वीडियोस देखें और गूगल पर सर्च करें और उस एसेट के बारे में गहन ज्ञान हासिल करने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, यह थी रिच डैड पुअर डैड की हिंदी में समरी। आपको इस किताब में दिए गए नियमों को अमल में लाना होगा, तभी जाकर आप जल्दी अमीर बन पाएंगे। अब यह आपके हाथ में है कि आप जो पैसा कमाते हैं उसे पूरा खर्च करते हैं या सबसे पहले खुद को पे करके एसेट्स जमा करके उसे बचाकर सही जगह पर निवेश करके अमीर बनते हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आज की बुक समरी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मित्रों, आज की बुक समरी से आप क्या सीख पाए हैं यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।